दोस्तों अभी तक हमने साइबर सिक्योरिटी को प्रीलिम पर्सपेक्टिव से काफ़ी कवर कर लिया। अब इस टॉपिक के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में हमारा मेन फोकस होगा मेंस के ऊपर। हालांकि हम इस वीडियो के अंदर में कुछ प्रीलिम के टॉपिक भी देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, या हम इसमें करंट अफेयर देखेंगे। बेसिकली जो करंट इवेंट है अभी 1-2 साल के अंदर में क्या इन्फॉर्मेशन इसके अंदर में एडअप हुई है उसके बारे में देखेंगे। प्लस उसके साथ में जो मेंस वाला टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और वो टॉपिक ऐसे हैं कि मतलब उनको छोड़ा नहीं जा सकता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उनको कवर करेंगे। उससे पहले कुछ हमारे करंट इवेंट और क्या क्या नई नई चीज़ें हुई हैं साइबर सिक्योरिटी में उनको देख लेते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया था नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो हमने नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी देखी 2013 की। उसमें क्या बोला गया? उसमें बोला गया काफ़ी सारी बॉडीज़ काम कर रही हैं, और जब साइबर अटैक होता है कंट्री पे तो एक्चुअल में कौन रिस्पॉन्ड करेगा, किसके ऊपर अटैक हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी। गवर्नमेंट के अंदर में अगर आपने इतना बड़ा सिस्टम बना के रखा है तो उसमें हमारे पास सेंटर, स्टेट और लोकल 3 प्रकार की गवर्नमेंट होती हैं। प्लस इनके अंदर में भी वेरियस काइंड की हमारी जैसे कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गवर्नेंस के सिस्टम में। जैसे मान लो कॉर्पोरेट एंटिटी के ऊपर अटैक होता है, काफ़ी बड़ा अटैक होता है, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाएगी? क्या ये स्टेट के पास जाएगी, फिर स्टेट सेंटर को इन्फॉर्म करेगा, सेंटर की एजेंसीज एक्टिव होंगी, तो इसमें कितना टाइम लगेगा और किस तरीके से इसको मैनेज किया जाएगा, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। अगर वो मैनेजमेंट ना हो तो साइबर अटैक ऐसी बात है कि एकदम आपके ऊपर अटैक होगा, उसका रिस्पॉन्स टाइम अगर आपका ज़्यादा होगा तो उस समय तक वो काफ़ी नुकसान कर चुका होगा आपको। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए हमने नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया। ये कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या करता है? वेरियस हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके जो वेरियस नेटवर्क हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन करता है। जैसे अगर एक के ऊपर अटैक होगा तो ये सबको इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा कि इस टाइप का अटैक हुआ और इससे टैकल करने के लिए ये रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इसको बनाया गया आईटी एक्ट 2000 के अंदर। और ये हमारी जो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सर्ट इन, जिसको 2004 में बनाया गया था, उसके अंदर आता है ये। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में। ये स्कैन करता है रियल टाइम के अंदर में, अभी स्कैन कर रहा होगा ये वेरियस फेसबुक को स्कैन कर रहा होगा, वेरियस गवर्नमेंट की वेबसाइट को स्कैन कर रहा होगा, और ये रियल टाइम के अंदर में साइबर थ्रेट को बताएगा कि अटैक हो सकता है, और ये अलर्ट वगैरह इशू करता है। ठीक है, तो इन्होंने ये रिसेंट के अंदर में भी इनके द्वारा काफ़ी अलर्ट इशू किए गए। कोविड के टाइम के अंदर बोला गया कि इस टाइप के अटैक किए जा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर, या लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनको एसएमएस भेजा जा रहा है और बोला कि कोविड के लिए नई जानकारी के लिए इस लिंक को डाउनलोड करें और उससे अटैक किए जा रहे हैं, तो इनके द्वारा उसके लिए भी भेजे गए। तो हमारे पूरे सिस्टम को एज अ होल प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया है। और ये क्या है? ई सर्वेलेंस एजेंसी है। मतलब इस जैसा बोला यहाँ पे इंटरनेट जो जितना भी ट्रैफिक है हमारा, फेसबुक, गूगल, अदर, वहाँ पे स्कैन करता रहता है ये कहीं पे अगर अटैक इनको दिखता है कि यहाँ से अटैक किया जा सकता है तो फिर ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा देगा सबके पास कि इस टाइप का अटैक हो सकता है और हमें अपने फायरवॉल को एक्टिव करना चाहिए। तो ये काम करेगा, कोऑर्डिनेशन करेगा वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर में साइबर अटैक से हमें रोकने के लिए। तो एक तो ये एजेंसी, इसमें और एक और नई एजेंसी 2018 में बनाई गई है, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि एक्चुअल में क्या काम किया जा रहा है। उस एजेंसी का नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ठीक है, इसको बनाया गया है। पहली बात, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो एक है नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। दूसरी है I4C, मतलब 4 सी हैं, ICCC, ये 4। अब इनमें डिफरेंस क्या है? फर्स्ट तो डिफरेंस आ गया, ये बॉडी पहले बनाई गई, ये बाद में बनाई गई, तो ये मतलब काम की बात नहीं है, लेकिन ये दोनों कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये इसमें डिफरेंस क्या है? एक तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रही है ये, पीछे जो हमने बॉडी देखी कोऑर्डिनेशन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, IT मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT के अंदर आ रही है। ठीक है, तो उसका काम है कि आपने इंटरनेट को सुरक्षित रखना है, इंडिया के ऊपर अटैक ना हो। और ये जो है ये आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर। तो इसका लॉ एंड ऑर्डर से ज़्यादा ताल्लुक़ रखती है ये। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये आ रहा है, अगर आपके कंप्यूटर के ऊपर अटैक किया जाता है और आप कंप्लेंट करना चाह रहे हो, तो आपकी कंप्लेंट को सुनने के लिए इसके अंदर बॉडी है, उसके पास कंप्लेंट करोगे, नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के पास कंप्लेंट जाएगी। कोऑर्डिनेशन का यहाँ पे ये मतलब आ रहा है, ये कोऑर्डिनेट करेगा सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल लेवल पे। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर हो, आप कंप्लेंट करोगे तो ये नेशनल लेवल पे जाएगी कोऑर्डिनेशन के लिए। जैसे मान लो आप हिमाचल प्रदेश में हो, आपके ऊपर साइबर अटैक किया जाता है और साइबर अटैक की जो लोकेशन थी वो तमिलनाडु के अंदर है। तो अगर आप नॉर्मल कंडीशन में साइबर के लिए एक तो एक्सपर्ट नहीं होती पुलिस, आप अपने नज़दीकी थाने में जाओगे, कंप्लेंट करोगे, उसके बाद में वो पहले कंप्लेंट करेंगे, फिर उसको समझेंगे, उसके बाद में वो इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तमिलनाडु में, फिर उसके बाद में उसको टाइम लगेगा कि उसके लिए परमिशन लेनी पड़े कि वो आपको मतलब उसको हैंड ओवर करेंगे अपराधी को, उसको कैसे पकड़ना है, क्या करना है, क्या उसके लिए सेंटर के कोई रिसोर्सेज हैं, सेंटर उनको यूज़ करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और साइबर
नॉर्मल में तो अगर मान लो किसी ने आपको चाकू मार दिया तो वो तो आपकी एरिया, आसपास के एरिया का पर्सन होगा, तो वहीं पे उसको कैच किया जा सकता है। साइबर अटैक तो कहीं से भी किया जा सकता है। इसके लिए साइबर क्राइम के लिए है ये पर्टिकुलरली, होम के अंदर में ये लॉ एंड ऑर्डर से ताल्लुक़ रखता है। और ये वाला जो है ये सिस्टम एज अ होल को प्रोटेक्ट करने के लिए है, रियल टाइम में सर्विलेंस करेगा। ये सर्विलेंस नहीं कर रहा है, ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है। आप एक पर्टिकुलर स्टेट से कंप्लेंट करोगे, वो जाएगी नेशनल लेवल पे इसके पास में, और ये आपकी स्टेट के अंदर में, जैसे दूसरी स्टेट के अंदर अगर इनको आवश्यकता है, आपकी स्टेट के अंदर में भी ये जो हम पुलिस स्टेशन है उनके पास जाएगी, प्लस जहाँ पे वो अपराधी है उस स्टेट के अंदर भी जाएगी, प्लस ये नेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करेगा और उसको पकड़ने में मदद करेगा। तो हमने समझ लिया ये एक सर्विलेंस एजेंसी है जो कि आपको बताएगी कोई अटैक तो नहीं होने वाला, और पूरे सिस्टम एज अ होल देखेगी उसको, ठीक है। और ये वाली जो है ये पर्टिकुलर क्राइम से लड़ने के लिए है, ठीक है। पर्टिकुलर क्राइम से जैसे साइबर थ्रेट है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑनलाइन चल रही है, उन चीज़ों के लिए देख रही। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी होगी तो आप कंप्लेंट कर सकते हो यहाँ पे जाके आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। इनको बोलोगे कि ये कंप्लेंट नहीं ले रहे आपकी, ये सिर्फ सर्विलेंस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न होती है, ये समझ लेना। और इनके द्वारा जो हमारा IC4 है, इन्होंने बोला कि जो 59 चाइनीज़ ऐप पहले बंद की थी, उसके बाद और चाइनीज़ 100 से ऊपर चाइनीज़ ऐप को बंद किया। इनके द्वारा बोला गया कि इनको बंद करो, रिकमेंडेशन दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकमेंडेशन दी गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में एक डिवीज़न है जिसका नाम है साइबर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डिवीज़न, उसके अंदर में ये आ रहा है, ठीक है। डिवीज़न का क्या मतलब, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स होती हैं। जैसे हमारा मिनिस्ट्री होती है, उसके अंदर में डिपार्टमेंट होते हैं, तो डिपार्टमेंट एक छोटी यूनिट है मिनिस्ट्री में। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में हमारे बॉर्डर के लिए अलग डिपार्टमेंट होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। तो ये एक एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे हैं। डिवीज़न का मतलब डिपार्टमेंट से छोटी, इसकी जो औकात है वो डिपार्टमेंट से छोटी है, उतनी ज़्यादा ऑटोनॉमी नहीं है इसको, तो उसका पार्ट है मतलब ये छोटा, तो उसको बोलते हैं डिवीज़न। तो इसको समझ गए। इसके बारे में और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। IC4 जो है 2018 में बना, और इसके अंदर में सभी साइबर क्राइम से डील करने की कोशिश करेगा ये। तो इसके 7 कंपोनेंट हैं जिनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। उनमें से एक कंपोनेंट न्यूज़ के अंदर है जो याद करना है, बट सातों कंपोनेंट ऐसे हैं कि नाम देखने से ही पता लग जाता है कि मतलब एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो इसके सेवरल कंपोनेंट हैं, जिसके अंदर आता है नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट, ये थ्रेट को एनालाइज करेगी। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर जाके आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर इंडिविजुअल कंप्लेंट करना चाह रहा है तो। फिर नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर, ये ट्रेन करेगा। नेशनल क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, फिर नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर, नेशनल साइबर क्राइम फॉरेंसिक लेबोरेटरी इकोसिस्टम, प्लेटफॉर्म फॉर जॉइंट साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम। ये काफ़ी सारे हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने आगे भी आपको करवाया, तो याद रखना है। इसमें 7 कंपोनेंट हैं। और 15 स्टेट के द्वारा बोला गया हम ऐसा ही एक सेंटर रीजनल लेवल पे भी बनाएंगे, मतलब अपनी स्टेट में बनाएंगे ताकि कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो पाए। अभी तक बोला है, अभी और स्टेट भी आएंगी, और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। अब आते हैं इसमें नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, जो कि इसके अंदर है। ये पोर्टल है, वेबसाइट है, आप जा सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो कि हम मेरे कंप्यूटर पे अटैक कर दिया किसी ने। तो ये सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है क्योंकि इसमें सिटीजन कंप्लेंट कर सकते हैं साइबर क्राइम ऑनलाइन। क्या क्या कंप्लेंट करोगे आप इसमें? कंप्लेंट कर सकते हो क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्स एब्यूज़, ऑनलाइन कंटेंट, रेप गैंग, इस टाइप की चीज़ों को कंप्लेंट इसमें की जा सकती है कि इस टाइप की चीज़ें ऑनलाइन मार्केट के अंदर में आ रही हैं और उनको कर्ब किया जाए, तो वो काम इनके द्वारा किए जा सकते हैं, ठीक है। और ये और भी काम पे फोकस करती है, सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग जैसे कामों के ऊपर ये फोकस करती है। और इसको लॉन्च किया गया 2019 के अंदर में, तो इसी के अंदर है, इसको बनाया गया 2018 में, और इसके ये कंपोनेंट अभी आ रहे हैं फोकस के अंदर में। तो ये न्यूज़ के अंदर था भी, रिसेंट के अंदर भी न्यूज़ के अंदर था, 2020 के लिए भी इंपॉर्टेंट था, तो नेक्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा ये। और ये काम करेगा हमारा साइबर कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए भी काम करेगा, इन्वेस्टिगेशन केसेस उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये बेसिक पोर्टल है, आप कंप्लेंट करोगे, आपकी कंप्लेंट चली जाएगी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, प्लस यहाँ पे पर्सन है उन सब में कोऑर्डिनेशन का काम करेगा ये, ठीक है। अब आते हैं बुडापेस्ट कन्वेंशन, ये हमने देखी है पहले भी। ये जो कन्वेंशन है इकलौती लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है इंटरनेशनल लेवल पे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है? एक तो लीगली बाइंडिंग, सोल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। सेकंड, किसके द्वारा की गई है? क्या ये यूनाइटेड नेशन WHO के द्वारा की गई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा की गई है? तो ये की गई है काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा, 2004 में फोर्स में आई थी। 56 मेंबर हैं इसके, और इंडिया इसका पार्ट नहीं है। अब इंडिया क्यों नहीं है उसको देखेंगे आगे, समझेंगे इस इशू को, लेकिन ये न्यूज़ के अंदर क्यों है, क्यों करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, ये तो पुरानी है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें देख ली हमने सारी कि 2001 में इसको साइन किया गया था, ये याद नहीं करना, ये देखना बस 2004 में ये फोर्स में आई, ठीक है। ऐसा बोला कि रिसेंट के अंदर आई तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको काउंसिल ऑफ यूरोप उनके द्वारा इसको साइन किया गया है,
उनके अंडर आ रही है, ये सोल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, ठीक है। तो यूएन के अंदर नहीं आ रही है, बोलेंगे यूएन के अंदर आ रही है तो, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। प्लस इसको तो बना दिया 2004 में। उसके बाद इसमें थोड़ा और सुधार किया गया, इसको और एडवांस बनाया गया। किस चीज़ के लिए? प्रोटोकॉल ऑन जीनोफोबिया एंड रेसिज्म, ये प्रोटोकॉल साइन किया गया इसके अंदर। इसमें क्या बोला गया? इसके अंदर जो पॉइंट बोले होंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए कि हम इन चीज़ों को इंटरनेट पे नहीं आने देंगे, क्राइम होता है तो इन्फॉर्मेशन एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ऐसे शेयर करेगी। और इसके अंदर बोला गया अगर जीनोफोबिया रेसिज्म जैसी चीज़ें प्रमोट की जाती हैं तो उसको भी रोका जाएगा ऑनलाइन। तो ये भी याद रखना, बुडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर एक प्रोटोकॉल भी आता है, छोटा इसका बेबी, जिसको बोला जाएगा प्रोटोकॉल ऑन जीनोफोबिया एंड रेसिज्म। अब इंडिया ने इसको साइन नहीं किया हुआ है। रिसेंट में ये न्यूज़ में इसीलिए था, 2019 के अंदर में रशिया के द्वारा यूएन में रिजोल्यूशन प्रपोज किया गया, उनके द्वारा रिजोल्यूशन प्रपोज किया गया कि हम एक नया जो बुडापेस्ट अकॉर्ड है, ये तो मतलब यूएन के द्वारा बैक नहीं है, तो हम एक यूएन के द्वारा बैक एक ट्रीटी बनाएंगे, कन्वेंशन बनाएंगे, और उसके थ्रू हम डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे? अगर अटैक किया जाता है, जैसे इंडिया के ऊपर अटैक किया जाता है और साइबर अटैकर किसी दूसरी कंट्री के अंदर है, मान लो फ्रांस के अंदर है, तो इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर की जाएगी? ऐसा नहीं होता आप कॉल करोगे और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे, कैसे शेयर की जाएगी? और इसके अंदर में इसके प्रोविज़न काफ़ी हार्श हैं। इसमें बोला गया कि आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी अगर इस टाइप का अटैक कोई होता है तो। अदरवाइज़ अगर मान लो एक स्टेट दूसरी स्टेट के ऊपर अटैक करवाती है तो वो इन्फॉर्मेशन वगैरह क्यों शेयर करेंगे? तो इस टाइप की मतलब एक स्ट्रॉन्ग काइंड की ट्रीटी इनके द्वारा लाने की कोशिश की गई रशिया के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ट्रीटी आ रही है नहीं आ रही, जब आएगी तो इंपॉर्टेंट होगी, ये सिर्फ न्यूज़ इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कंटेक्स्ट। तो इंडिया पार्टी नहीं है बुडापेस्ट कन्वेंशन की, और इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। अब इंडिया को क्यों बुडापेस्ट कन्वेंशन को सपोर्ट करना चाहिए? ठीक है, अगर मतलब मेंस के अंदर में पूछा जाता है बुडापेस्ट कन्वेंशन को इंडिया क्यों सपोर्ट करना चाहिए, इंडिया इसका मेंबर नहीं है। एक तो इसका फ्रेमवर्क इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। फ्रेमवर्क, कोई भी कन्वेंशन होती है तो वो एक फ्रेमवर्क बनाती है बेसिकली आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। जैसे अगर इंडिया बोलेगा कि हमें टोबैको कंट्रोल करना है, तो इंडिया अगर टोबैको कंट्रोल करने के लिए बोलेगा तो उसका एक फ्रेमवर्क होता है। तो WHO ने फ्रेमवर्क बना के रखा हुआ है। अब उसको उनके द्वारा पहले से डिसाइड किया हुआ है। मान लो आपने टोबैको को कम करना है, सबसे पहले आप टारगेटिंग करोगे टोबैको कंपनीज़ के ऊपर, ठीक है, एक स्टेप ये बना दिया उन्होंने। दूसरा अवेयरनेस कैंपेन होगा आपका। तीसरा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के अंदर में एक बॉडी बनानी पड़ेगी जो कि रेगुलेट करेगी इनके ऊपर जो कंट्रोल किया जाएगा, हमारी टोबैको की कंपनीज़ के ऊपर कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। तीसरा इनके द्वारा बोल दिया कि योग को प्रमोट करेंगे। तो ये बन गया एक बेसिक फ्रेमवर्क कि कैसे डील किया जाएगा किसी चीज़ के साथ में। तो WHO का बना बनाया फ्रेमवर्क जो कि टेस्टेड है वेरियस कंट्री में, उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए एक प्रूवन फ्रेमवर्क इंडिया को डायरेक्टली मिल जाता अगर इंडिया बुडापेस्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। और ये जो कन्वेंशन है बुडापेस्ट, जो कि अब इसको 15 साल से ऊपर हो चुके हैं, ये कन्वेंशन अगर यूएन के अंदर में भी कोई ट्रीटी आती है तो उसका एक फाउंडेशन बनेगा। तो अगर इंडिया ने इसको साइन करके रखा हो पहले से, तो इंडिया ऑब्वियसली नई वाली ट्रीटी के प्रति जल्दी से अडेप्ट हो जाएगा, नए इंस्टीट्यूशन बना सकता है वो। थर्ड आया, इंडिया के लिए प्रायोरिटी बन जाएगा अगर इंडिया बुडापेस्ट को साइन कर लेता है, तो उसके अंदर में प्रोविज़न है कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, किस तरीके से आप स्पीड अप करोगे अपनी साइबर सिक्योरिटी को। तो इंडिया की भी कैपेसिटी बिल्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी अगर इंडिया इसका मेंबर बनेगा तो इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। अब इंडिया ने क्या बोला, हम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे इसको? इंडिया ने बोला 2004 में बनाया और हम तो पार्टी भी नहीं थे इसके, हम तो मतलब हमें पूछा भी नहीं गया कि इसके अंदर क्या लिखेंगे। तो आपने डेवलप्ड कंट्री ने अपने आप ये लिख दी, हमें कोई कंसल्ट नहीं किया, तो हमने ज्वाइन नहीं किया इसको। म्यूचुअल लीगल, इसके अंदर में जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है, इन्फॉर्मेशन आपने शेयर करनी है। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मतलब होता है कि आपकी कंट्री के अंदर अटैक हुआ, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह दूसरी कंट्री के पास में उपलब्ध है, तो वो उसको कैसे शेयर करेंगे आपके साथ में, उसके लिए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की जाती है। तो इस केस के अंदर में साइबर अटैक आपकी कंट्री के ऊपर हुआ, टेररिस्ट जिसने अटैक किया वो आपका फ्रांस के अंदर है, तो कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी? इंडिया के द्वारा बोला गया कि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लेंदी है, तो मतलब ऐसी फालतू की ट्रीटी हम साइन नहीं करेंगे। प्लस इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा भी बोला गया कि ये स्टेट की सोवरेनिटी का हनन करती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रोविज़न है जो कि बोलेंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, इस केस के अंदर इनके साथ शेयर करनी ही पड़ेगी। तो इंडिया के लिए ये मतलब एक नेगेटिव वे के अंदर आ जा रहा है कि ये मतलब इससे तो हमारी जो अपनी सोवरेनिटी है, हम चाहें तो दे सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो इसके अंदर में हमारा प्रॉब्लम आती है। जैसे इसके अंदर आर्टिकल के अंदर बोला गया है कि लोकल पुलिस को एक्सेस मिलती है सर्वर की दूसरी कंट्री में भी, चाहे वो लोकेटेड हो। जैसे फ्रांस के अंदर में उनकी लोकल गवर्नमेंट के अंदर में एक लोकल पुलिस स्टेशन है, उनके पास में भी अथॉरिटी है, वो भी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं इंडिया से और इंडिया को वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो इस टाइप की प्रोविज़न है जो कि याद नहीं करने, ये बस आपको समझना है।
तो ये आ गया। अब रशिया ने अपना रिजोल्यूशन लेके आया यूएन जनरल असेंबली के अंदर में, उसका नाम था जो प्रपोजल है काउंटरिंग द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर क्रिमिनल पर्पस। तो रशिया ये लेके आया, रशिया ने बोला इसको साइन करेंगे और ये थोड़ी पावरफुल ट्रीटी है। जब आएगी ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, ट्रीटी पास हो जाएगी, फोर्स में आएगी, तो इसका इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज ये समझने की बात है। इंडिया ने वोट किया इसमें, इंडिया ने बोला कि हाँ अच्छी बात है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इसमें, हाइब्रिड डाटा वॉरफेयर। टर्म समझनी है, इसके अंदर में 2-3 टर्म्स हैं जो कि आपको काम में आएंगी, न्यूज़ में रहेंगी और प्रीलिम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, समटाइम्स इन न्यूज़ बोल के पूछ लेते हैं वो। तो हाइब्रिड डाटा वॉरफेयर क्यों न्यूज़ में आया? चाइना की एक कंपनी जिसका नाम है जेनुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा रिसेंट में न्यूज़ आई थी, आपने पढ़ा होगा, इनके द्वारा मॉनिटर किया जा रहा था 10,000 इंडियन इंडिविजुअल को। तो ये मॉनिटर कर रही थी उनको। अब मॉनिटर करने का मतलब क्या होता है, इससे क्या उखाड़ लेंगे? एक्चुअल में जब भी, जैसे मान लो आप पॉलिसी बना रहे हो, चाइना के ऊपर पॉलिसी बन रही है, उसके अंदर में हमारे पास में 100 पर्सन है जो कि पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल को अगर आपने इन्फ्लुएंस करना हो, उसको थोड़ा बहुत अगर मतलब ब्राइब देनी हो, तो आपके पास में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपने किसी देश की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आपके पास में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास में इन्फॉर्मेशन है, आपको पता है कि पर्सन के बारे में, मतलब वो कितना ज़्यादा एजुकेटेड है, उसकी कोई कमी तो नहीं है, कोई करप्ट तो नहीं है, तो उसको ब्लैकमेल करना ईजी होता है। जैसे हम देखेंगे हमारी नेवी के अंदर में हमारी मैक्सिमम चीज़ें नेवी की अपनी हालत है, मतलब नेवी खुद बना सकती है। हम सबमरीन भी बना सकते हैं, ठीक है, कॉर्वेट वगैरह भी बना लेते हैं। सबमरीन सबसे कम्प्लेक्स में आ जाती है, न्यूक्लियर सबमरीन, हम वो भी बना लेते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना लेते हैं जो कि मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बना लेते हैं। कॉर्वेट हम खुद बना लेते हैं, ठीक है, फ्रिगेट बना लेते हैं। नेवी जो है काफ़ी हद तक सस्टेन कर लेती है खुद को, सेल्फ सस्टेन्ड है, वो आत्मनिर्भर है। लेकिन एयरफोर्स की जब बात आती है तो एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स हमारे पास में अभी तक हमने जो बेसिक एयरक्राफ्ट है, तेजस एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है, उसकी भी मतलब क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर है, इन द सेंस कि मतलब वो बेबी स्टेप है एक तरीके से हम आत्मनिर्भर बनने में। वो उस लेवल का एयरक्राफ्ट नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। छोटी मोटी रेंज है 400 किलोमीटर की और उतना टेस्टेड भी नहीं है, तो हमें उसको बनाने के लिए भी 30-35 साल लगे। उसके अंदर में एक कारण ये भी आता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग की जाती है। वेरियस जो जैसे रशिया, फ्रांस, यूएस, ये काफ़ी ज़्यादा लॉबिंग करते हैं। अगर इनके पास में इंफॉर्मेशन हो तो ये जो ऑफिसर हैं जो कि डील वगैरह कर रहे हैं, आपने एरोप्लेन वगैरह खरीदने हैं, उसकी डील है, उसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है इनके द्वारा। तो अगर चाइना के पास में, चाइना ने जैसे 10,000 इंडिविजुअल को स्कैन करके रखा है, तो वो देख सकते हैं अगर चाइना के फेवर में उन्होंने जुडिशरी से कुछ वर्डिक्ट दिलवाना हो तो वो पर्सन को टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली। इस टाइप की टारगेटिंग की जाती है और इसका भी काफ़ी असर है हमारी एयरफोर्स के ऊपर कि वो सेल्फ सस्टेन नहीं हो पाई। उसमें लॉबिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है और वो बोलते हैं कि हमें यही वाला मटीरियल चाहिए, इंडियन मटीरियल को उतना उनके द्वारा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। तो ये इस टाइप की चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि इन्होंने इनका डाटा वगैरह ले रहे थे ये। तो ये डाटा कहाँ से ले रहे थे? एक तो नॉर्मल फेसबुक वगैरह से ले रहे थे, प्लस इनके कोई रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं वहाँ से, कोई पेटेंट है इनके नाम पे, कोई और बीडिंग डॉक्यूमेंट है, रिक्रूट में कब हुई इनकी, ठीक है, ये रिक्रूट करते हैं या क्या करते हैं, इनकी पूरी डिटेल न्यूज़पेपर की कटिंग वगैरह सब कुछ निकाल रहे थे। तो ऐसा ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं करते, ये कंपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर में ऐसा काम करती है। ओवरसीज़ की इन्फॉर्मेशन डाटा बोला जाता है इसको। तो जो वकील, आपके जज जो की इन्फॉर्मेशन की पोजीशन पे बैठे हुए हैं, उनको अगर कोई भी करप्ट निकला तो उसको ब्लैकमेल किया जा सकता है। जैसे चाइना नेपाल के साथ में कर रहा है, तो नेपाल के साथ में जहाँ पे उनको लगता है कि पर्सन को ख़रीदा जा सकता है, मालदीव के अंदर उनके द्वारा किया गया, वहाँ पे वो काम कर रहे हैं। तो ये काम इनके द्वारा किया जा रहा है हर जगह। रिसेंट में इनका बोला गया कि इंडिया के अंदर इनके द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि डाटा कलेक्ट करना कोई गलत बात नहीं है, मतलब ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, हमारे पास में ऐसा कोई लॉ नहीं कि हम बोलेंगे कि डाटा आप गलत कलेक्ट कर रहे हो। प्रॉब्लम इसमें ये आती है कि कंसेंट नहीं ले रही है, किसी इंडिविजुअल से कंसेंट नहीं ले रहे, ठीक है, बिना कंसेंट के ये ले रहे हैं, बिना कंसेंट के लिए जा रहे हैं, वो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लेकिन हमारे जो लॉ हैं वो कोई कंडीशन नहीं बनाते, मतलब कोई कंडीशन इम्पोज नहीं करते। पर्सनल डाटा वगैरह आप ये ऑनलाइन जो ओपनली सोर्स अवेलेबल है वहाँ से ले रहे हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा पर्सनल डाटा फेसबुक से उठाया जाता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। आप जो जीमेल का डाटा देते हो, जैसे आईएएस इंस्टीट्यूट वगैरह, ये भी बेचते हैं एक दूसरे को, जो डाटा होता है पैसे दे के एक दूसरे को, तो मार्केटिंग की जा सकती है उसकी। इसी तरीके से भी ये भी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इनके ऊपर केस बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। प्लस कंपनी अगर चाइना की है तो इसके ऊपर केस तो वैसे भी क्या बनाओगे आप, अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन में है तो आप किसी कोई कन्वेंशन ऐसी बनी नहीं है जिसके अंदर में आप उस कंपनी के खिलाफ में केस कर सकते हो। और इंडिया के पास में इसमें एक्ट है मेन, आईटी एक्ट मेन, और आईटी एक्ट के अंदर में हमारे पास रूल्स हैं। कोई भी एक्ट वगैरह होता है, जैसे पॉलिसी सबसे बड़ी होती है, पॉलिसी अम्ब्रेला होती है जिसमें सब कुछ लिखा होता है, उसके अंदर बनते हैं एक्ट, ठीक है। एक्ट में भी ब्रॉड प्रोविज़न होते हैं, उनको एनफोर्स करने के लिए बनते हैं रूल्स, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर जो रूल बने थे उनके अनुसार भी
इसके अंदर में सिर्फ आप क्या कर सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन के अंदर है उसको ईजिली आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए कुछ भी नहीं बोला गया है। पर्सनल जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट किया गया है इसके अंदर कि उसको आप इजीली मतलब इस तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन उसके अंदर में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बताया, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आईटी एक्ट के अंदर में कोई कंडीशन इंपोज नहीं है कि पर्सनल डाटा का यूज़ डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए नहीं किया जा सकता। तो अगर टर्म आती है आपको प्रीलिम के अंदर में कि जो पर्सनल डाटा है उसको यूज़ नहीं किया जा सकता डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो गलत हो जाएगा। हमारे पास में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है हमने, ठीक है। तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्लस इंडिया के पास में कोई डाटा प्रोटेक्शन का लॉ नहीं है, तो उसके कारण तो मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो हमने डिस्कस किया इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ बातें समझने के लिए हैं। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस ये कि डिजिटल मार्केटिंग की जा सकती है आपके पर्सनल डाटा से, और इंडिया के पास डाटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। वो तो हमें आगे भी पता लग जाएगा क्योंकि मैं वो आपको कवर करवाऊंगा अभी। फिर आता है हाइब्रिड वॉरफेयर। क्या होता है, ये आपको टर्म बार बार न्यूज़ के अंदर आती है, ये सिक्योरिटी के अंदर में काम आ सकती है, सिक्योरिटी वाले टॉपिक के अंदर में। तो टर्म का मतलब समझा देता हूँ मैं, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी वाले में इस साल क्वेश्चन ये टर्म आ सकती है, हाइब्रिड वॉरफेयर क्या होता है और इंडिया इसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है, ठीक है। वो उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो हाइब्रिड वॉरफेयर होता है, जैसा नाम से पता लग रहा है, हाइब्रिड क्या होती हैं, जिसके अंदर में दो या ज़्यादा वेराइटीज़ को मिक्स करके बनाया होता है कुछ। तो ऐसा वॉरफेयर जिसके अंदर में कन्वेंशनल प्लस अनकन्वेंशनल मीन्स का यूज़ किया गया है। कन्वेंशनल मीन होता है डायरेक्ट आप मिलिट्री से गोलियां लेके जा रहे हो एक दूसरे पे। अनकन्वेंशनल मीन्स क्या क्या होते हैं, डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना। डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाएगी कि एक्चुअल मतलब दूसरों को कमज़ोर करने के लिए। जैसे आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएगा कि इंडिया सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है, वो उल्लंघन कर रहा है, वो इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उसको बताने लगेगा। या वो बोलेंगे हमने इंडिया का ये वाला पायलट शॉट कर दिया, तो इंडिया के अंदर में डिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे। फिर इंडिया के अंदर कुछ लोग उठेंगे कि अबे हमें सबूत चाहिए इस चीज़ के। तो वो डिस इन्फॉर्मेशन कॉज करती है डिस्ट्रस्ट, जो पॉलिटिकल सेटअप होता है उसके ऊपर डिस्ट्रस्ट कॉज करती है। इकोनॉमिक मैनिपुलेशन की जा सकती है, जैसे फेक करेंसी वगैरह आपके द्वारा दी जा रही है। या जैसे कोविड का टाइम था तो उस समय चाइना के द्वारा क्या किया जा रहा था, कंपनीज़ के जो शेयर की वैल्यूज़ थी वो डिक्रीज़ हुई, बिकॉज इकोनॉमी में डिमांड नहीं है तो बिक कुछ नहीं रहा है तो शेयर वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो वो कौड़ियों के मूल्य उनको खरीद रहे थे। अब उनको वो उनके द्वारा खरीदा जा सकता है। आप अगर आपने शेयर मार्केट को बिठाना है तो आप उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करो और एकदम बाहर निकल जाओ उससे, तो वो आप क्रैश कर सकते हो उसको। इकोनॉमिक मैनिपुलेशन इसको यूज़ किया जा रहा है जो मेन हमारा वॉरफेयर होगा उसके साथ में। तो उसमें फिर बनता है हाइब्रिड वॉरफेयर। फिर प्रॉक्सी यूज़ करना आपने, प्रॉक्सी इंसर्जेंसी यूज़ करना, जैसे पाकिस्तान यूज़ करता है, टेररिस्ट का यूज़ करता है, ठीक है। तो ये आता है मतलब पाकिस्तान हमारे खिलाफ में हाइब्रिड वॉरफेयर यूज़ कर रहा है। कब से, चाइना भी सभी यूज़ करते हैं कुछ एक्सटेंट तक। इसके अंदर में यूएस रशिया जैसी कंट्रीज़ ये काफ़ी चैम्पियन है इसके अंदर में। बाकी तो पाकिस्तान तो चलो वो तो बेवकूफ़ है, बट वो भी मतलब यूज़ करता है अपनी लेवल के ऊपर यूज़ करता है। पर पाकिस्तान के पास में क्रेडिबिलिटी नहीं है उतनी, ना ही इकनॉमी है, तो फिर वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना दूसरे के ऊपर में, वो भी एक काफ़ी, यूएस तो इसमें काफ़ी माहिर है, अपने पूरे जितना इकोसिस्टम है यूएस का वो डिप्लोमेटिक प्रेशर डालता है। फिर आता है मिलिट्री एक्शन। इन सबको कम्बिनेशन में जब यूज़ करते हो तो बोलते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर, और ये न्यूज़ के अंदर है काफ़ी ज़्यादा। इसी में हमें दो टर्म और समझनी पड़ेगी। अगर आपको बोला गया इन रिलेशन टू इंटरनेशनल रिलेशन द टर्म ग्रे जोन इज समटाइम्स इन न्यूज़, फिर नीचे चार टर्म होंगी, बोलेंगे ग्रे जोन क्या होती है इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में। अब बात करते हैं पॉलिटिकल वॉरफेयर। पॉलिटिकल वॉरफेयर क्या होता है, पॉलिटिकल वॉरफेयर का मतलब होता है आपने पावर को इस तरीके से यूज़ करना है ताकि फिजिकल कन्फ्लिक्ट ना हो और आपका पर्पस भी सर्व हो जाए। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ अगर चाइना ने ब्लॉक किया मसूद अजहर को, चाइना ने बोला इसको ग्लोबल टेररिस्ट नहीं करार दिया जा सकता, तो एक्चुअल में चाइना फिजिकल कन्फ्लिक्ट में नहीं आ रहा, लेकिन चाइना पॉलिटिकल वॉरफेयर कर रहा है, अपनी पावर का यूज़ कर रहा है इस तरीके से कि अब इंडिया, ऐसा तो है नहीं इंडिया अटैक कर देगा चाइना पे कि आपने मसूद अजहर को रोका। अगर चाइना इंडिया की टेरिटरी में आएगा तो इंडिया अटैक कर देगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आप ऐसे ऐसे ग्रे जोन के अंदर में अटैक करोगे जिससे जो पर्सन है वो आपके ऊपर अटैक भी नहीं कर पाएगा, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके मारोगे। जैसे पाकिस्तान अगर टेररिस्ट भेजता है इंडिया के अंदर में, तो वो सिर्फ टेररिस्ट भेज रहा है। अगर इंडिया अटैक करेगा पाकिस्तान पे तो पाकिस्तान बोलेगा हमें तो कोई मतलब नहीं, टेररिस्ट तो हमने तो भेजे ही नहीं है। मतलब एक तरीके से ऐसा ग्रे जोन जहाँ पे कोई क्लियर मेंशन बाउंड्रीज नहीं होती कि उनको आप क्रॉस करोगे तो वॉर हो सकती है। जैसे चाइना एनएसजी के अंदर में रोड अटका रहा है, तो वो पॉलिटिकल वॉरफेयर का टाइप है। वो उसके अंदर में फिजिकल वॉरफेयर नहीं हो रहा, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है उनका, वो पॉलिटिकल वॉरफेयर हो रहा है और इसके अंदर फिजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये वाले जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट है इसको ग्रे जोन के अंदर किया जाता है। ग्रे जोन का मतलब ऐसी जोन जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि
ऐसी जोन अगर मान लो इंडिया का एक फाइटर एयरक्राफ्ट शॉट कर दिया जाता है पाकिस्तान के द्वारा, तो ये आ गई पॉजिटिव जोन, मतलब रेड जोन मान सकते हो। अगर किया तो अटैक होगा ही होगा। दूसरी आती है वाइट या ग्रीन जोन, आप बोल सकते हो। पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया तो वो ग्रीन जोन, मतलब उसके ऊपर तो अटैक होगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो मतलब फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। रेड जोन के अंदर अटैक करोगे तो आपको डायरेक्ट उसके अंदर में कन्फ्रंटेशन होगी। लेकिन ग्रे एरिया ऐसा एरिया जिसके अंदर में कुछ भी करो, उछल कूद जैसी करनी है, आप टेररिस्ट भेजो, दूसरी कंट्री एनएसजी को ब्लॉक कर दो, और उनका कहीं पे उनकी इन्वेस्टमेंट उसको उल्टा कर दो, उसको बोलते हैं, वो भी वॉरफेयर है, लेकिन वो ग्रे जोन के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। तो ये टर्म न्यूज़ के अंदर होती है, ग्रे जोन काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे कोई क्लियरली मेंशन बाउंड्रीज नहीं होती, एम्बिग्यूटी होती है इसके अंदर में, इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो सकती है। तो वो बोल देंगे, जैसे चाइना एनएसजी के अंदर बोल देगा पाकिस्तान को भी आना चाहिए, तो उसमें इंडिया कुछ नहीं कर पाएगा। फिर आया कुछ टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, रियल मैंगो समटाइम्स इन न्यूज़, क्या चीज़ है बस पता होना चाहिए क्या है ये। तो रियल मैंगो क्या है? इलीगल सॉफ्टवेयर है। इलीगल सॉफ्टवेयर है जो कि रेलवे की अगर आपने बुकिंग करनी हो, अगर आपने जल्दी जल्दी बुकिंग कर ली है रेलवे की, तो आप रियल मैंगो डाउनलोड करके बुकिंग करवा सकते थे। उससे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर रहा था वो, जैसे वो जो कैपेचा होता है, ये जो कैपेचा जो कि आपको मिलता है वेरियस वेबसाइट के अंदर में, जो आपको बोलता है आप टिक करो। टिक करने का मतलब ये होता है कि वो आपसे कंफर्म करता है कि आप रोबोट नहीं हो, मतलब आप ह्यूमन बीइंग हो। जो इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा है, इससे कुछ डाउनलोड कर रहा है, वो ह्यूमन बीइंग है। अगर रोबोट का यूज़ किया जा रहा है तो आप एक ही जैसे रोबोट का यूज़ अगर इसको कैपेचा को बाईपास करने के लिए किया जा रहा है रियल मैंगो के द्वारा, इसका मतलब आप एक ही रियल मैंगो से आप मल्टीपल टिकट की बुकिंग कर लोगे। तो मतलब एक ऐसा कर सकते हो कि अगर मान लो 5,000 टिकट हैं रेलवे के, तो आप रियल मैंगो का यूज़ करके खरीद लोगे। 4,000 टिकट आपने खरीद लिए, शॉर्टेज हो गई, शॉर्टेज हुई तो लोगों को तो चाहिए, अब टिकट चाहिए, तो ब्लैक मार्केट में बेच दो। 500 रुपये का आप टिकट खरीदो और उसके बाद में 600-700 का उसको बेच दो। तो ये रियल मैंगो है, कुछ भी नहीं पढ़ना इसमें। रियल मैंगो एक सॉफ्टवेयर है, इलीगल सॉफ्टवेयर है बस। रियल मैंगो क्या है? इलीगल सॉफ्टवेयर। अभी न्यूज़ के अंदर था ये जून मई के अंदर में। और कैपेचा ये हमने देख लिया, ये कंफर्म करता है कि जो पर्सन कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो सिर्फ ह्यूमन बीइंग है वो, ठीक है, उसको कंफर्म करता है। इसमें कई बार टिक लगाने के लिए बोलता है आपको, या आपको बोल दिया जाता है कि ये वाली पिक्चर है, इसके अंदर में एम्बुलेंस फाइंड आउट करो, ठीक है, कौन कौन से में एम्बुलेंस है, वो आता है इसमें। फिर आता है ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मालवेयर। तो ये क्या है? मालवेयर। मालवेयर का मतलब सॉफ्टवेयर है, ये भी बैड सॉफ्टवेयर है, ये भी बैड सॉफ्टवेयर है, और ये भी बैड सॉफ्टवेयर है जो ब्लैक रॉक एंड्रॉयड है। तो सिर्फ याद रखना है कि मालवेयर है ये, ठीक है। और बैंकिंग सिस्टम पे अटैक करता है। ये क्या करता है? ट्रोजन की फॉर्म में होता है ये। ट्रोजन मैंने आपको टर्म पहले भी करवाई थी, लेकिन ट्रोजन फिर देख लेते हैं। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन मालवेयर ही होता है। सॉफ्ट जो भी चीज़ें इसके अंदर में यूज़ की जा रही है, वायरस भी मालवेयर ही है, ठीक है, वो मतलब सॉफ्टवेयर है जो कि आपको हानि पहुंचाता है। तो ट्रोजन क्या है? ट्रोजन जो टर्म थी, इसको ग्रीक मिथोलॉजी से लिया जाता है। उसके अंदर में क्या था? टर्की के पास में ट्रॉय नाम की एक सिटी हुआ करती थी, ठीक है, उसके ऊपर में अटैक मतलब काफ़ी फोर्टिफाइड होती थी ये मिथोलॉजी के अंदर में, ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर में। और यहाँ पे ग्रीस के राजा, उनके द्वारा जो स्पार्टा थे, उनके द्वारा उनके ऊपर अटैक करना होता है। तो काफ़ी फोर्टिफाइड थी, ये अंदर नहीं जा पाते उसके अंदर में। तो ये क्या करते हैं? ये मतलब एक लकड़ी के घोड़े बनाते हैं और उसके अंदर में सैनिक डाल के क्रॉस करवा देते हैं। अब लकड़ी के घोड़े तो ऐसे ही लगते हैं कि नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं या घूम रहे हैं, तो वो चले जाते हैं, मतलब वो डिस्गाइज्ड एनिमी डिस्गाइज करके एक फ्रेंडली तरीके से आपको दिखेगा और डिस्गाइज करके आपके एरिया के अंदर में घुस जाएगा, और अंदर जाके वो उसके जाने के बाद में इन्होंने अटैक कर दिया ट्रॉय के ऊपर। इसीलिए इसको ट्रोजन बोला जाता है। ट्रोजन का मतलब है मेलिशियस प्रोग्राम होगा, उसकी इंटेंशन माल होंगी, बट वो लेजिटिमेट अपीयर होगा, मतलब दिखेगा आपको काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई उसकी इंटेंशन होगी, वो ख़राब होगी। तो जैसे मान लो आप व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, तो ट्रोजन व्हाट्सएप की फॉर्म में भी आ सकता है। आपको लगेगा कि वो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो आप, मतलब व्हाट्सएप की तरह सॉफ्टवेयर दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में वो व्हाट्सएप नहीं होगी। तो ब्लैक रॉक ट्रोजन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और एक ये टर्म थी मिनिकस, ठीक है, मिनियस, मिसिकस या वटेवर, ठीक है, मिसियस क्वांटम अनेबल सैटेलाइट थी। तो इसमें सिर्फ यही बात याद रखनी, फर्स्ट जो क्वांटम अनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग हमने देखा था, जिसमें दो प्रिंसिपल थे, सुपर इम्पोजिशन और एक था एंटेंगलमेंट। सुपर इम्पोजिशन का मतलब कि दो चीज़ें, दो अपोजिट एंड साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब पॉजिटिव, या तो कोई चीज़ पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वो चीज़ साथ में हो सकती है। जैसा हमने देखा था 0 या 1 हो सकता है, लेकिन इस केस के अंदर में 0 1 साथ में एग्जिस्ट कर रहे थे, सुपर इम्पोजिशन। और एंटेंगलमेंट का मतलब दो पार्टिकल को आप साथ में लेके आओगे, उनको जब एंटेंगल किया जाएगा, मतलब वो साथ में ऐसे जुड़ जाएंगे, फिर इनको मिलियंस ऑफ किलोमीटर आप दूर रखो, फिर भी वो साथ में जुड़े होंगे। एक पे कोई असर होगा तो दूसरा भी चेंज दिखाएगा उसके प्रति। तो ये मैंने आपको उस टाइम बताया था। तो ये सैटेलाइट चाइना की थी,
2016 में इन्होंने लॉन्च की थी। अभी न्यूज़ के अंदर इसीलिए थी क्योंकि लाइट पार्टिकल इन्होंने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश की अर्थ के साथ में, और जैसा क्वांटम कंप्यूटिंग में हमने देखा उसको हैक करना काफ़ी मुश्किल है। तो ये चाइना ने काम किया, बस इसमें इसका नाम याद रखना है, बाकी फालतू में कुछ भी याद नहीं रखना, ये सिर्फ नाम याद करना है। ब्लैक रॉक क्या है, मिनियस क्या है, मिसियस क्या है। फिर एक नया सॉफ्टवेयर, इसका नाम है सेरब्रस। ये सॉफ्टवेयर भी न्यूज़ में था। कोविड के टाइम में के अंदर सीबीआई ने बोला कि ये बैंकिंग ट्रोजन है, मतलब ये अटैक कर रहा है, बैंकिंग डिटेल, आपकी फाइनेंशियल डिटेल उसको चुरा सकता है। तो याद रखना है सेरब्रस क्या है, बैंकिंग ट्रोजन। फिर एक स्टैंड हॉग भी न्यूज़ के अंदर था, क्योंकि ये एंड्रॉयड के अंदर में घुस रहा था। ये वाला सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड में घुस के आपकी बातों को सुन सकता था, कॉल रिकॉर्ड करके आपके लॉग इन क्रीडेंशियल उनको चुरा सकता था। तो ये भी मतलब याद करना है सिर्फ, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है। जैसे क्वेश्चन आया था हमारा आई थिंक 2018 के अंदर में, वो ना क्राई समटाइम्स इन न्यूज़, तो वो मालवेयर था और उसका अटैक हुआ था, काफ़ी नोन क्वेश्चन था। वैसे ही इनके ऊपर पूछ लेंगे स्टेड हॉग क्या चीज़ है, ठीक है। फिर आता है ओवरले अटैक। ओवरले अटैक टर्म है, इसको समझ लो। ओवरले अटैक इज समटाइम्स इन न्यूज़ इन कंटेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, या बेसिक भी समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको आपका बेवकूफ़ ना बने। ओवरले अटैक का मतलब है ऐसा अटैक, जैसे ये वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ पे मुझे अपना नंबर डालना है और यहाँ पे मैं पेमेंट करूँगा। तो मैंने क्या किया, मैं गया रेलवे की वेबसाइट के ऊपर, मैंने क्लिक किया और उन्होंने बोला ये पेज ओपन हुआ जिसके अंदर मुझे दिख रहा है कि मुझे पेमेंट करनी है, ठीक है। अब मैं साइट के अंदर देखा और एकदम से वायरस था मेरे कंप्यूटर में, उसने क्या किया, जो विंडो रेलवे वाली जो विंडो थी उसको रिप्लेस कर दिया अपनी विंडो से। तो विंडो मुझे सेम दिख रही है, यही विंडो मुझे दिख रही है, लेकिन जब मैं इसमें नंबर डालूंगा, अपना एक्सपायरी डेट CVV नंबर डालूंगा, तो वो पेमेंट एक्चुअल में, मतलब जो पेज मैंने खोल के रखा है, वो एक्चुअल के अंदर में जो विंडो दिख रही है वो तो चेंज हो चुकी है। वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर था जो कि मेरी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा था, वो वहाँ पे विंडो आ गई है। जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, यहाँ पे कंफर्म करूँगा, तो ये पहले जो पैसे होंगे ये जाएंगे फ्रॉडस्टर के पास में, जिस पर्सन ने ये विंडो बनाया, मतलब जिस पर्सन ने मेरे कंप्यूटर में वायरस लगाया हुआ है। और जब मैं इसको हटाऊँगा तो नीचे रेलवे वाली विंडो फिर से ओपन हो जाएगी। तो फिर मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा, मैंने पेमेंट की लेकिन वो रेलवे के पास तो गई नहीं, क्योंकि ये तो ओवरले अटैक था, उसके ऊपर एक और पेज इन्होंने चिपका दिया और आपका बेवकूफ़ बना दिया, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ओवरले अटैक। तो देख सकते हो इसके अंदर में क्या किया जाएगा, अटैकर प्लेस करेगा अपनी विंडो लेजिटिमेट एप्लीकेशन के ऊपर, अपनी विंडो लगा लेगा और जब आप उसमें पैसे डालोगे तो वो निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे सेरब्रस वेफर स्केल इंजन, एक सेरब्रस कंपनी है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लार्जेस्ट प्रोसेसर बनाया। मैंने आपको बताया इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने बनाया शक्ति हमारा फर्स्ट इंडिजिनस प्रोसेसर है। प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर होता है किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का ब्रेन, आपके लैपटॉप का, आपके फ़ोन का, आपकी वॉशिंग मशीन का, आपके सेट टॉप बॉक्स का, आपकी घड़ी का। तो प्रोसेसर होगा ब्रेन उसका, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा उतना वो अच्छा काम करेगी। और प्रोसेसर किस चीज़ से मिलके बना होता है, प्रोसेसर पे ऐसे मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं छोटे छोटे, जो कि बिजली जिनसे ऑन ऑफ होती है, 1-0 प्रोड्यूस करते हैं वो। तो इस टाइप की चिप होती है प्रोसेसर। अगर आपको ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगाने एक छोटी चिप के ऊपर में, तो उतनी बड़ी आपको चिप बनानी पड़ेगी। तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट चिप बनाई, जितनी बड़ी चिप होगी उतनी वो फास्ट भी चलेगी, लेकिन वो एनर्जी भी उतनी कंज्यूम करेगी। इसीलिए क्वांटम कंप्यूटर बोल रहे हैं, जो कि छोटी चिप के ऊपर में आप काम कर सकते हो, उसमें इतनी बड़ी चिप बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये देखो यहाँ पे, ये दिख रही है सबसे बड़ी चिप दुनिया की, और कंपनी का नाम है सेरब्रस, ठीक है। तो इस कंपनी ने बनाई। ओरिजिनल हमारे फ़ोन के अंदर होती है वो तो इतनी सी होती है, टुच्चू सी, इतनी सी छोटी सी होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर में ट्रांजिस्टर भी बिलियंस के अनुसार लगे होंगे, ठीक है। हमारी वाली में थोड़े कम ट्रांजिस्टर होंगे, मतलब उसकी प्रोसेसिंग पावर कम होगी। तो ये बड़े हमारे जो कंप्यूटर हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर, उनके अंदर यूज़ होगी ये वाली चिप। तो याद रखना है बस नाम इसका कि ये वाला स्केल इंजन क्या चीज़ है। फिर आता है वर्चुअल ह्यूमन। वर्चुअल ह्यूमन क्या है, ह्यूमन बीइंग ऐसे, ये कंप्यूटर स्क्रीन पे ह्यूमन दिख रहे हैं, लेकिन वर्चुअल ये इसी तरीके से, क्योंकि ये ह्यूमन के इमोशन को कॉपी कर सकते हैं, ये ह्यूमन की तरह बिहेव करेंगे। एक्चुअल में आपको 3D में नहीं दिखेंगे, ये होंगे ये इसी तरीके से स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये पर्सन रियल है और ये अनरियल है, इस तरीके के होंगे ये, और ये आपसे कम्युनिकेट कर पाएंगे एज अ ह्यूमन बीइंग। तो इनको जो सैमसंग है उनके द्वारा इनको बनाया गया था, उनके द्वारा दिखाया गया इनको, मतलब फर्स्ट टाइम नियो ने नाम रखा गया सैमसंग के द्वारा इनका, ये आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग है। फिर पेगासस, ये भी न्यूज़ के अंदर था, ये एक इजरायली स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर मतलब क्या, मालवेयर जो कि स्पाई करता है, आपके लैपटॉप में जाके क्या काम करेगा, आपके एंड्रॉयड आईफोन से आपका डाटा चुराने का काम करेगा ये, ठीक है। तो ये न्यूज़ के अंदर था। इस साल नेक्स्ट ईयर के लिए तो उतना काम का नहीं होगा ये, नेक्स्ट ईयर के लिए वो स्टेट हॉग वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको पता होना चाहिए पेगासस क्या है। इजराइल की फर्म है NSO ग्रुप, उनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। फिर स्टेट हॉग हमने देख लिया। उसके अलावा कुछ हमारे पास 2 ईयर में कुछ मालवेयर के नाम हैं, जो कि मतलब वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है,
यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी तो कोई रिसेंट वाला मालवेयर होगा, उससे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये थोड़े पुराने, नाम याद हो तो काफ़ी अच्छी बात है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सब कुछ कवर किया हुआ है। तो नाम है जैसे ग्रेविरेट ग्रेविरेट, तो नाम है ग्रेविटी रैट मालवेयर, वोनाक्राई, पेटिया, डी ट्रैक जो है इसने हमारे जो कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, उसके ऊपर अटैक किया था, तो उसके लिए न्यूज़ में था, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्वेश्चन नहीं आया, तो नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। डी ट्रैक सारे ये एक ही काम कर रहे हैं, जैसा स्ट्रेटहॉक काम कर रहा है, जैसा पेगासस, एक ही प्रकार के काम है, ये मालवेयर है, ठीक है। और ये काम कुछ इन्फॉर्मेशन चुराएंगे, कुछ ब्लॉक करेंगे उसको, कुछ फाइल डिस्ट्रॉय करेंगे। फिर जीनोवोट मालवेयर नहीं है, जीनोबोट क्या है, बोट है ये, और जीनो इसका नाम लिया गया क्योंकि इसमें किसी और ऑर्गेनिज्म के सेल डाले गए हैं, तो इसका नाम जीनो रखा हुआ है। जैसे जीनो ट्रांसप्लांटेशन, तो इस टर्म को यूज़ करते हैं। जीनो मतलब एक बोट बनाया गया जिसके अंदर में क्या किया गया है, लिविंग सेल डाले गए हैं किसी और ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, तो इसको बनाया गया है। और ये फ्रॉग है, उसको मतलब एक तरीके से आपने लिविंग को मिक्स किया हुआ है आर्टिफिशियल के साथ में, जैसे इस टाइप का फ्रॉग आप समझ लो, इस टाइप का फ्रॉग बनाया हुआ है, छोटी सी मशीन है ये, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जा सकते हैं ये। जैसे इस फ्रॉग के मुंह में आप दवाई डाल के दे दो, ये छोटा सा होगा बेबी, ये आपके ह्यूमन के अंदर चला जाएगा, दवाई वगैरह डिलीवर कर सकता है। फिर आता है डीप फेक क्या है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे ओरिजिनल जो फ़ोटो वीडियोज़ होंगे उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनके अंदर किसी और का फ़ोटो लगा देंगे, ठीक है। जैसे पॉर्न मूवी है, उनके अंदर में किसी फिल्म स्टार का फ़ोटो लगा दिया, उस टाइप की काम करने के लिए डीप फेक जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इससे मैनिपुलेट किया जा सकता है। प्लस मान लो कोई पॉलिटिशियन है, कोई स्पीच किसी और के द्वारा दी गई है, लेकिन उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी का फेस लगा दिया, ये सारे काम किए जा सकते हैं डीप फेक, उसके लिए ये न्यूज़ के अंदर था। प्लस ये हमारी एप्लीकेशन थी, फेस ऐप एप्लीकेशन, जिसके अंदर मैं जो बता रहा था आपको कि मतलब आप फ्यूचर के अंदर कैसे दिख सकते हो, बचपन में कैसे दिखते थे, वो वाली जो एप्लीकेशन थी वो डीप फेक का यूज़ कर रही थी। उसके अलावा इंडिया का फर्स्ट रोबोकॉप केरल के अंदर आया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था 2020 के लिए, 2021 के लिए समझना इंपॉर्टेंट है, देख लो कहाँ पे, और काम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, क्योंकि ये टुच्ची सी इन्फॉर्मेशन मैंने इतनी सारी आपको करवा दी। इसमें से अगर क्वेश्चन आएगा ज़्यादा से ज़्यादा पूरे साइबर सिक्योरिटी से प्रीलिम में, तो एक क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कि आप 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको ढंग से करनी पड़ती हैं चीज़ें, टारगेट करनी पड़ती हैं स्पेसिफिकली। मैंने आपको सब कुछ करवा दिया, और इन चीज़ों को पढ़ोगे बार बार तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और फ्यूचर के अंदर में मान लो आपके पास में टाइम कम रहता है आपके पास में स्टडी करने के लिए, तो आप एक टॉपिक देखो पर्टिकुलर, जैसे मान लो आपको टाइम नहीं है कोविड को कवर करने का, तो आप कोविड को कम्प्लीटली छोड़ सकते हो। कोविड से ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी कोई इसके हेल्थ एस्पेक्ट से, इकोनॉमी से, ठीक है, तो आप उसको छोड़ सकते हो कम्प्लीटली। बट टॉपिक छोड़ना है, मतलब ऐसा नहीं है हर टॉपिक से थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, एक टॉपिक पूरा कवर करो ढंग से। और साइंस वाला इस सीरीज़ को कर लोगे, उसके बाद में आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे थे कमेंट में कि कौन सी बुक वगैरह पढ़ने की आवश्यकता है। बुक पढ़ोगे तो टाइम वेस्ट होगा, आपको फ़ायदा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगने वाला। एक आधे क्वेश्चन का लगा भी तो वो मतलब उतना ज़्यादा फेयर नहीं होगा, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। जितना मैं करवा रहा हूँ मोर देन इनफ है। इसके साथ में आपको MCQ सॉल्व करने चाहिए, एटलीस्ट 300 400 500 MCQ सॉल्व करो, उतना कर लिया तो इससे ऊपर कुछ नहीं होता। बेस्ट है, मतलब इससे अलावा आपको कहीं कोई बेस्ट कोर्स नहीं मिलेगा। सब टाइम पास के लिए बीच बीच से चीज़ें निकाल के आधी आधी चीज़ें पढ़ाते हैं। मैंने इसमें पूरा कवर किया है, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है थोड़ा मेंस वाला मटेरियल। अब हमारा थोड़ा मेंस का टॉपिक आएगा, जो कि मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। 2 से 3 टॉपिक करवाऊंगा अभी मैं आपको, पर वो मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और आपके समझने के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे डाटा के बारे में, फिर उस डाटा के अंदर में डाटा प्रोटेक्शन लॉ, BN श्रीकृष्णा कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई थी, उसके अनुसार सरकार के द्वारा एक ड्राफ्ट लॉ बनाया गया, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लॉ, उस लॉ को पढ़ेंगे। अभी तक वो फोर्स में नहीं आया, अभी काफ़ी उसके ऊपर कंटेस्टेशन है, लेकिन इसको हम स्टडी करेंगे ताकि हमें हमारे लिए एक बेस बन जाए, ठीक है। और दूसरा में साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क और उसको क्या रिव्यू करने की आवश्यकता है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो देखेंगे, फर्स्ट हमारा इकोनॉमिक सर्वे, लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे का वॉल्यूम 1 चैप्टर 4 था, डाटा ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। इकोनॉमिक सर्वे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपको डायरेक्शन बताता है एक्चुअल में गवर्नमेंट के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो डाटा एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मेंस के अंदर में काफ़ी काम आएगा आपको, इस साल, नेक्स्ट साल, आगे आने वाले काफ़ी सालों तक काम आएगा। तो हम इसमें डाटा के बारे में पढ़ेंगे, डाटा क्या होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्या देखेंगे इसमें। डाटा क्या होता है, डाटा कितने टाइप का होता है, डाटा डेमोक्रेसी एक टर्म न्यूज़ के अंदर चल रही है, उसका क्या मतलब हुआ, क्वेश्चन आ सकता है। डाटा डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा डेमोक्रेसी, या क्रिटिकली एनालाइज इन इंडियन कंटेक्स्ट द नीड फॉर डाटा डेमोक्रेसी। फिर आ गया यूज़ ऑफ डाटा, कैसे किया जा सकता है, इशू विद डाटा प्रोटेक्शन एंड मिसयूज़,
वो कैसे, और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए हुए हैं वे फॉरवर्ड, वो आपको बताना है। तो डाटा क्या होता है? डाटा होता है कोई फैक्ट या कोई स्टैट जो आपने कलेक्ट किया हुआ है रेफरेंस या एनालिसिस के लिए। मतलब आपने क्या करना, कोई भी आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर फैक्ट, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है उसको आप बताया गया, या स्टैटिस्टिक्स बताई गई है कि इस एज के जो बच्चे हैं वो इतनी उनकी हाइट है, इतना इनका वेट है, इस टाइप की स्टैटिस्टिक्स बताई गई है, उनको कलेक्ट किया जाता है एनालाइज करने के लिए, तो उसको डाटा बोला जाता है। या डाटा ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसको कलेक्ट किया गया है एनालिसिस या रेफरेंस के लिए कलेक्ट किया गया है, उसको बोलेंगे। तो डाटा हमने समझ लिया क्या होता है। डाटा इंक्लूड क्या क्या कर सकता है, कितने टाइप का हो सकता है? डाटा हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव डाटा, जिसको यूज़, ये हमारा सिटीजन है, सिटीजन का क्या क्या डाटा हो सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है, जिसमें बर्थ डेथ के रिकॉर्ड होते हैं, लैंड टाइटल कि कहाँ कहाँ पे लैंड आपने ली हुई है, टैक्स के रिकॉर्ड आपके। फिर दूसरा सर्वे का डाटा हो सकता है, जिसके लिए घर घर जाके सर्वे करेंगे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट का सर्वे हो सकता है, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। न्यूट्रिशन का स्टेटस हो सकता है। फिर आपका ट्रांजैक्शन का डाटा हो सकता है, जिसमें एग्रीकल्चर में कितनी ट्रांजैक्शन हुई, फाइनेंशियल कितनी ट्रांजैक्शन हुई, वो देखी जा सकती है। फिर इंस्टीट्यूशनल डाटा हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर सेक्टोरल डाटा हो सकता है, आपके मेडिकल रिकॉर्ड, एजुकेशन के रिकॉर्ड। और ये सब डाटा हमारा पब्लिक सेक्टर का भी हो सकता है और प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है। ठीक है, मतलब या तो गवर्नमेंट आपसे सर्वे करवा रही है या तो प्राइवेट सेक्टर सर्वे करवा रहा है। प्राइवेट सेक्टर के पास में जैसे गूगल है, अमेजोन है, इंडिया की कंपनीज़ हैं, टाटाज़ हैं, ठीक है, जियो है। तो ये सारी कंपनीज़, इनका अपना डाटा होता है। मतलब ये सब डाटा है आपका जो हमने यहाँ पे देखा, ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आपका, ताकि उसको एनालाइज किया जा सके। तो ये यार टाइप ऑफ डाटा। अब डाटा डेमोक्रेसी एक टर्म आती है। डाटा डेमोक्रेसी का मतलब कि डाटा को डेमोक्रेटाइज करना है, डाटा सब लोगों को अवेलेबल हो। ऐसा नहीं जिनके पास में पैसे हैं उनको अवेलेबल हो, बाकियों को अवेलेबल ना हो। जैसे इस केस में गवर्नमेंट के पास में इतना सारा डाटा है और गवर्नमेंट अपने पास उसको छुपा के बैठी हुई है, या नॉर्मल आपको थोड़ा सा डाटा उसमें शेयर किया, इन्होंने पूरा डाटा मेथोलॉजी पूरा शेयर नहीं किया गवर्नमेंट ने। तो उन सब सिचुएशन के अंदर में आपने अगर कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट करना है, मान लो गवर्नमेंट के पास में पूरा डाटा है, ट्रेन, कितने लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो उस टाइप का गवर्नमेंट के पास में डाटा है। गवर्नमेंट के पास में बिहेवियर के प्रति भी डाटा है कि कितने पर्सन की कितनी इच्छा होती है एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने की। ये सब डाटा अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है किसी प्राइवेट कंपनी को, गवर्नमेंट बोलती है हमने ओपन रखा है, प्राइवेट कंपनी ले ले यहाँ से, तो प्राइवेट कंपनी अपना एक स्टार्टअप खोल सकती है जिसमें वो आपको बताएगी कि इस प्लेस से इतने बजे इतने लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं, आपके लिए कौन सा सेफ पैसेज होगा, कौन सी ट्रेन आपको बुक करवानी चाहिए। अगर इस टाइप की कोई स्टार्टअप आता है तो उसके लिए डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसको बोलते हैं डाटा डेमोक्रेसी। डाटा डेमोक्रेसी के अंदर हम कुछ ऐसी मेथडोलॉजी का यूज़ करते हैं जिसके डाटा सबको मिलने लगे, ठीक है, डाटा सबको मिले, प्लस ऐसी वैल्यूज़ बनाएंगे हम, ऐसी वैल्यूज़ बनाएंगे जिससे डाटा का कम से कम मिसयूज़ हो, डाटा मिले भी सबको, मिसयूज़ भी ना हो, उसको बोलेंगे हम डाटा डेमोक्रेसी। और इसके कुछ पिलर हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इन पिलर को मेंस के अंदर में आप ऐसे बनाओगे, गोला जैसे इसके अंदर में लिखे हुए हैं, इनको ऐसे लिखोगे साइड में। तो एक है डाटा सब इंडिविजुअल को मिलना चाहिए फ्रीली, वैसे नहीं सारा डाटा फ्रीली मिलना चाहिए, लेकिन आपको जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर बोला गया कि गवर्नमेंट डाटा प्रोवाइड करवाए अपना, वैसे ही हमारे पास में गवर्नमेंट के द्वारा भी ओपन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर में गवर्नमेंट डाटा शेयर करती है। हमने ये स्कीम लॉन्च की, इसके अंदर में कितने हमारे पर्सन को टारगेट किया गया, इसमें क्या कमियां रही, तो गवर्नमेंट इस टाइप का डाटा शेयर करती है। तो सब इंडिविजुअल को डाटा मिले फ्रीली। डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क भी हो, ऐसा नहीं कि जो आपका डाटा अगर फेसबुक के द्वारा लिया जा रहा है या किसी और कंपनी के द्वारा लिया जा रहा है उसकी प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए, ये भी डाटा डेमोक्रेसी का पार्ट आता है। फिर डाटा का यूज़ किया जाए पॉलिसी मेकिंग के लिए, ये भी डाटा डेमोक्रेसी का पार्ट आता है। डाटा को एज अ सर्विस की तरह यूज़ किया जा सकता है, डाटा को खरीदा बेचा जा सकता है। अगर किसी कंपनी के पास में, जैसे डाटा एज अ सर्विस का मतलब कि आप कंपनी आपका ये काम करती है, ये डाटा प्रोवाइड करवाती है, ट्रैफिक की डिटेल प्रोवाइड करवाएगी, कितने लोग जा रहे हैं, कितना लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में लग रहा है, किस प्लेस के अंदर में हमारी एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सामान वगैरह बना हुआ है, वेदर रिपोर्टिंग। तो डाटा बेच के जो आप पैसे कमाओगे वो उनको बोलेंगे डाटा टाइप सर्विसेज, ठीक है। और बिजनेस को बैलेंस करना है, मतलब बिजनेस इसमें डाटा कितना अवेलेबल हो उनको बैलेंस करना है। इसका क्या मतलब आ रहा है? इसका मतलब आ रहा है गूगल ओन कर रही है हमारा मोस्टली, काफ़ी सारा डाटा जनरेट किया जा रहा है उनके द्वारा, तो गूगल फेसबुक से भी डाटा ले लेगी, अपना डाटा भी लेगी, यूट्यूब से डाटा लेगी, तो वो किंग है इसके अंदर में। अब गूगल ने लॉन्च कर दिया गूगल पे, ठीक है। अब गूगल पे लॉन्च किया तो गूगल के पास में तो पूरी प्रमोशन का ऑप्शन है, इन्होंने कंप्लीट प्रमोशन शुरू कर दी। ये कंप्लीट कर रहे हैं पेटीएम के साथ में। जैसे आपको पता होगा पेटीएम को इनके द्वारा प्ले स्टोर से हटा दिया गया था, तो प्ले स्टोर को ओन किया जा रहा है गूगल के द्वारा। तो गूगल के पास में तो काफ़ी डाटा है, ये तो टारगेट भी काफ़ी लोगों को कितना कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो
कि डाटा जो बिजनेस है वो वन साइडेड हो जाए, कि गूगल जो है अपने पे को लेके निकल जाए, उसके पास पूरा डाटा है, और पेटीएम रह जाए बेचारा पीछे। तो ऐसी काम ना हो, हमारे छोटे जो स्टार्टअप है उनको सबको मदद मिले, तो बैलेंस तरीके से ग्रोथ हो। डाटा अगर मिलना है तो सबको मिले बराबर तरीके से, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डाटा डेमोक्रेसी। डाटा के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? डाटा के बेनिफिट, गवर्नेंस को इंप्रूव किया जा सकता है, जैसे आधार का डाटा, जीएसटी का डाटा। जीएसटी के डाटा से आप क्या कर सकते हो, लोन वगैरह के लिए कागज़ बनवा सकते हो। लोन कब दिया जाता है आपको? लोन तब दिया जाता है जब आपके पास में कोलेटरल हो, जिसके लिए जो आपका लोन देने वाला है उसको लगे कि ये पर्सन इस कोलेटरल के थ्रू तो इसको चुका ही देगा अगर ये मेरी पेमेंट नहीं कर पाता अच्छे से। तो इस केस के अंदर में जीएसटी की आपके पास में रिटर्न है, आपने बोल दिया कि मैंने रिटर्न फाइल करके रखी है 2 साल के अंदर में, उनको देख के पता चल जाएगा कि ये पर्सन कितना खरीदता बेचता है, कितना इसका प्रॉफिट होगा। तो उस लिए वो जीएसटी की रिटर्न के बेस के ऊपर ही आपको लोन दे देगा, क्योंकि उसको पता लग जाएगा एक्चुअल में इस पर्सन का कितना, मतलब इसकी बैलेंस शीट कैसे चल रही है, ठीक है। और फॉर्मेलाइजेशन हो जाएगी इकॉनमी की गवर्नेंस के अंदर में, अगर आपके पास डाटा ज़्यादा अवेलेबल होगा तो, ठीक है। अब ये टर्म फॉर्मेलाइजेशन, इनफॉर्मेलाइजेशन इकोनॉमिक सेंस के अंदर आती हैं, तो अगर आप उतनी नहीं सुनी तो आप इसमें से 1-2 पॉइंट हटा सकते हो, अदरवाइज़ फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं फॉर्मेलाइजेशन बताऊंगा आपको तो कैसे कैसे होती है। सर्विस को डिलीवर कर सकते हैं, सेंसस का डाटा, हेल्थ का डाटा, बेटर सर्विस डिलीवरी हो सकती है। एनवायरनमेंट, एयर मॉनिटरिंग की जा सकती है, फॉरेस्ट कवर मैनेजमेंट की जा सकती है। एग्रीकल्चर में सॉइल क्वालिटी, वेदर पैटर्न, इनको मैनेज किया जा सकता है डाटा के थ्रू। डाटा के थ्रू कुछ भी कर सकते हो बेसिकली आप। अर्बन प्लानिंग के अंदर डाटा से मदद मिल जाएगी आपको, ठीक है। फिर आपका साइबर टेररिज्म से आपने अगर बचना है तो उसके लिए जैसे हमारे पास नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, उसमें मदद मिलेगी। नए स्टार्टअप एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्ट के अंदर आ सकते हैं जो कि डाटा के बेस के ऊपर काम करेंगे। अब आता है क्वेश्चन की डाटा प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन की क्यों आवश्यकता है? आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर में 2017 के अंदर में, पुट्टास्वामी जजमेंट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है किसी भी इंडिविजुअल का, तो उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो प्राइवेसी का मतलब है कि डाटा प्रोटेक्ट करना है इंडिविजुअल का। प्लस डाटा को इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, इकोनॉमिक सर्वे ने, पिछले साल के इकोनॉमिक सर्वे ने बोला डाटा को एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जाए। और इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, इंडिया एक डाटा रिच कंट्री है, यहाँ पे इंडिविजुअल का जितना उसके पास में डाटा है उसकी वर्थ है लगभग 2000 पर कैपिटा, मतलब $2000 के करीब में वर्थ है, उतना डाटा है कि इंडिविजुअल के पास में जिसको खरीदा बेचा जा सकता है। आपका जो भी डाटा होगा, जैसे हेल्थ का डाटा, फेसबुक का डाटा है, लाइक डिसलाइक, एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ खरीदती हैं, और पॉलिटिकल टारगेटिंग करने के लिए डाटा का यूज़ किया जा सकता है, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी जो है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी चली थी, तो वो भी डाटा लेते हैं फेसबुक जैसी कंपनी से, उसको प्रोसेस करते हैं और उससे टारगेटिंग वगैरह कर सकते हैं वो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ये एक पोटेंशियल की तरह काम करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं हमें डाटा वगैरह, उसको रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उसको तभी ट्रीट कर पाओगे अगर प्रोटेक्शन के लिए फ्रेमवर्क है उसके लिए, तो ठीक है। और डाटा जो पब्लिक के द्वारा जनरेट किया जा रहा है उसको हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। फिर आता है डाटा की मार्केट काफ़ी बड़ी है, हमारे पास स्मार्टफोन के द्वारा लगभग 10 गुना ज़्यादा डाटा जनरेट किया जा रहा है, और उसकी मार्केट काफ़ी बड़ी ज़्यादा है, जो मार्केटिंग वगैरह उसको टारगेट करना है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। फिर यूज़र का जो डाटा है, इतना सारा जो डाटा है, उसको अगर बिना कंसेंट के यूज़ कर रहे हो, अब आपने अगर कोई अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी होगी तो वो हर जगह फैली होगी। आपने देखा होगा काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जिनको आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ है वो आपको मेल भेजते हैं, तो उनके पास जो ईमेल आईडी आई वो उन्होंने दूसरों से खरीदी हुई है, ठीक है। तो उसको इंडिविजुअल की बिना कंसेंट के आपका डाटा शेयर करना, वो काम किया जा सकता है, तो ये भी गलत बात है। गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया हुआ है, गवर्नमेंट क्या कर रही है इसमें, मतलब गवर्नमेंट डाटा को एज अ रिसोर्स यूज़ करने के लिए क्या काम कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है, एक गवर्नमेंट ओपन डाटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, मतलब एक वेबसाइट लॉन्च की है, ये इस टाइप की आपको दिखेगी, ओपन डाटा प्लेटफॉर्म, एनआईसी के अंदर आ रही है ये, ठीक है, एनआईसी के अंदर आ रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में आएगा, और यहाँ पे आपको डाटा वगैरह मिल सकता है, सर्विसेज वगैरह गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करवाती है, क्या क्या गवर्नमेंट काम कर रही है उसका डाटा मिलेगा। फिर गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया लॉन्च किया हुआ है, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत सब लोगों को डाटा रिलेटेड सर्विसेज मिले, वो गवर्नमेंट करेगी, प्लस पॉलिसी मेकिंग में यूज़ किया जाए डाटा का, प्लस डिजिटल टेक्नोलॉजी का। फिर डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क जो BN श्री कृष्णा कमेटी, उसके बारे में हम आगे देखने वाले हैं, तो ये समझो डाटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर में हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, डाटा क्या होता है वो देखा, टाइप देखी, डाटा डेमोक्रेसी, यूज़ ऑफ डाटा देख लिया, इशू क्या आते हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए। अब देखेंगे वे फॉरवर्ड, वो बचा, और उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर में क्या बोला गया, डाटा को और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने क्या सॉल्यूशन दिए, तो आप बोल सकते हो, लिख सकते हो इकोनॉमिक सर्वे ने क्या सॉल्यूशन दिए हुए।
तो इसमें एक तो इंटीग्रेट करो डाटा। इकोनॉमिक सर्वे ने बोला जो डाटा है वो स्कैटर्ड है वेरियस मिनिस्ट्री के अंदर। जो वाटर का डाटा होगा वो वाटर मिनिस्ट्री के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में आपको वो डाटा देखने को मिल जाएगा। वाटर मिनिस्ट्री मतलब जल शक्ति मिनिस्ट्री, यहाँ पे एग्रीकल्चर में देखने को मिलेगा। वाटर रिलेटेड डाटा टू अर्बन डेवलपमेंट अर्बन मिनिस्ट्री के अंदर होगा। तो ऐसे डाटा को कंसोलिडेट किया जाए तभी उसको यूज़ किया जा सकता है। फिर प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए, ठीक है। जो सिटीज़न वगैरह हैं उनके पास में पावर होनी चाहिए कि वो कंसेंट दें, प्लस अगर वो चाहते हैं उनका डाटा डिलीट किया जाए तो वो भी काम किया जाए। रियल टाइम में डाटा को अपडेट करो ताकि उसका यूज़ किया जा सके एक्चुअल में। अब आप पुराने ज़माने का डाटा यूज़ करने लगोगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है, तो रियल टाइम के अंदर में आप सर्वे करो ना, उसके लिए ऑनलाइन तरीके से आप कम्युनिकेट करो लोगों के साथ, तो ये काम किया जाए। प्लस डाटा गवर्नमेंट अपने लिए ना बचा के रखे कि अपने लिए यूज़ कर रही है सेल्फिश तरीके से। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अनुसार सब लोगों को मौका मिले, प्राइवेट प्लेयर को भी मौका मिले कि उस डाटा को किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। उनको भी मौका मिले, उस डाटा की प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट साथ में मिल के आए। तो ये इन्होंने इसमें बोला। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।